अप्रैल 2026 के इसी बुधवार को हाँ राज्यसभा में एक ऐसा ही कानून पास हुआ है हाँ। जिसने देश के सुरक्षा ढांचे में ना एक तरह का भूचाल ला दिया है। अच्छा, आप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल वही, CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। और आज हमारी चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम इस बड़े बदलाव को समझें। ये समझना वाकई जरूरी है क्योंकि इस बिल की गंभीरता बहुत बड़ी है। मतलब हम यहाँ किसी छोटी मोटी संस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन 5 विशाल अर्धसैनिक बलों की बात कर रहे हैं जिन पर भारत की पूरी आंतरिक और सीमा सुरक्षा टिकी हुई है। हाँ, मतलब CRPF, BSF, ये सब ना? जी, इन 5 बलों का अपना एक बिल्कुल अलग इतिहास है, अपनी एक अलग संस्कृति है। हाँ, काम करने का तरीका भी अलग है। बिल्कुल, लेकिन अब ये नया कानून एक ही झटके में इन 5 को एक ही सांचे में ढालने जा रहा है। और यही हमारी इस चर्चा का फोकस भी है। मतलब ये समझना कि आखिर इन 5 अलग अलग दुनियाओं को एक कानून के दायरे में लाने का असल में मतलब क्या है। हम इसके प्रशासनिक पहलुओं को भी समझेंगे और संसद में जो तीखी बहस हुई उसे भी डिकोड करेंगे। और उस पेचीदा कानूनी दांव पेच को भूलना नहीं चाहिए जिसने अदालतों तक को किनारे कर दिया है। हाँ, वो तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पर पहले जमीनी स्तर से शुरू करते हैं। तो जो स्रोत हमारे पास हैं उनके अनुसार अब तक इन 5 बलों की भर्ती, प्रमोशन और सेवा शर्तें सब कुछ अलग अलग नियम कायदों से चलती थीं। हाँ, सही है। लेकिन ये नया बिल इन सभी को एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला, मतलब एक ही छत के नीचे ला रहा है। अगर मैं इसे एक आसान उपमा से समझाऊं ना तो ऐसा लगता है जैसे 5 अलग अलग बड़ी कंपनियों का मर्जर हो रहा हो। अच्छा, मर्जर कैसे? मतलब पहले हर कंपनी का अपना अलग HR डिपार्टमेंट था, लेकिन अब सबके लिए एक ही HR पॉलिसी लागू होगी। तो सवाल यह है कि इतने सालों बाद इस एकरूपता की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, HR पॉलिसी वाली ये उपमा कागजों पे सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसे जमीनी स्तर पर देखें तो कॉर्पोरेट HR और फौज के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, वो तो है। हम यहाँ फाइलों के मर्जर की नहीं, हथियारों से लैस लाखों जवानों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सरकार के नजरिए से देखें कि आखिर इतने दशकों बाद इस एकरूपता की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका जवाब प्रशासन की भारी विफलता और जवानों के असंतोष में मिलता है। असंतोष? मतलब जवानों के बीच अलग अलग नियमों की वजह से कोई परेशानी चल रही थी क्या? बहुत बड़ी परेशानी चल रही थी। देखिए, दशकों से हर बल का अपना अलग मैनुअल था, तो इसका नतीजा ये होता था कि एक बल में प्रमोशंस बहुत तेजी से हो जाते थे, जबकि दूसरा बल में अधिकारी 15-15 साल तक एक ही रैंक पर अटके रहते थे। अरे बाप रे, 15 साल एक ही रैंक पर! और इस विसंगति की वजह से गृह मंत्रालय के सामने रोज नई प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी होती थीं। जब ये बल चुनाव ड्यूटी या किसी बड़े ऑपरेशन में एक साथ काम करते हैं ना, हाँ, तो तालमेल बैठाना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, क्योंकि नियमों का ये भेदभाव जमीन पर समन्वय को खराब कर देता है। तो इस बिल के जरिए सरकार इसी विसंगति को खत्म करने का दावा कर रही है, ताकि ट्रांसफर, पोस्टिंग और शिकायतों का निपटारा बिना किसी लाल फीताशाही के एक ही सिस्टम से हो सके। ये तर्क तो काफी व्यवहारिक लगता है। मतलब प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए एकरूपता लाना कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये ठीक लगता है। वो है लीडरशिप, मतलब इन बलों का नेतृत्व कौन करेगा? बिल्कुल, और यहीं से ये पूरा मुद्दा एक बहुत ही तीखा मोड़ ले लेता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल में एक ऐसा प्रावधान है जो साफ साफ कहता है कि इन बलों के शीर्ष पदों पर अब अनिवार्य रूप से IPS अफसर ही बैठेंगे। और इसके आंकड़े भी तो बहुत चौंकाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। मतलब जो गणित सामने आया है उसके मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल यानी IG स्तर के 50% पद और एडिशनल DG स्तर के कम से कम 67% पद, और DG के, स्पेशल DG और DG यानी महानिदेशक के तो पूरे 100% पद सिर्फ और सिर्फ IPS अफसरों के लिए आरक्षित होंगे। हाँ, और यही वो बिंदु है जिसने बलों के भीतर और राजनीतिक गलियारों में एक तूफान खड़ा कर दिया। होना ही था। देखिए, ये सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, ये पूरी कमांड लाइन का एक तरह से अधिग्रहण है। जब आप किसी संगठन के शीर्ष पदों पर किसी दूसरे कैडर का एकाधिकार स्थापित कर देते हैं ना, तो इसका सीधा असर संगठन के संगठनात्मक व्यवहार पे पड़ता है। मतलब उनके मोटिवेशन पर। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अधिकारियों का मनोबल टूटता है। सही बात है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या होती है?
यही माँ कि वो मेहनत करेगा और एक दिन अपने विभाग का बॉस बनेगा। हाँ, हर कोई यही सोचता है। लेकिन अगर आप उस अधिकारी से कह दें कि सर्वोच्च पद तक पहुंचने का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, तो ये एक तरह की ग्लास सीलिंग यानी एक अदृश्य दीवार बनाने जैसा हो गया। एकदम सही। एक सीएपीएफ अधिकारी जो अपनी पूरी जिंदगी उस बल के साथ गुजारता है, उसकी रग रग से वाकिफ होता है, उसे अचानक एहसास हो कि उसका करियर एक निश्चित रैंक से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो क्या ये उस अधिकारी के मनोबल को तोड़ने वाला नहीं है? इस चिंता को नकारा नहीं जा सकता। मनोबल किसी भी वर्दीधारी बल की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन यहाँ हमें इसके पीछे के उस तर्क को भी समझना होगा जो व्यवस्था की तरफ से दिया जाता है। अच्छा, सरकार का क्या तर्क है इसमें? आखिर वो आईपीएस अधिकारियों को ही इन बलों के शीर्ष पर क्यों रखना चाहती है? इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण है जो मैक्रो लेवल सिक्योरिटी से जुड़ा है। मैक्रो लेवल सिक्योरिटी? क्योंकि सतह पर देखने से तो यही लगता है कि जो इंसान जिंदगी भर जंगल में लड़ा है वही बेहतर लीडर होगा। देखिए, एक लड़ाकू अधिकारी के तौर पर वो निश्चित रूप से बेहतरीन होते हैं। उनका जमीनी अनुभव बेजोड़ होता है। लेकिन जब आप 1 लाख से ज्यादा जवानों वाले बल के महानिदेशक या डीजी की कुर्सी पर बैठते हैं, तो आपका काम सिर्फ गोलियां चलाना नहीं होता। तो फिर क्या होता है डीआईजी का काम? आपका काम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब आईबी, रॉ और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समन्वय बिठाना। अच्छा, मतलब एक बड़े नेटवर्क के साथ काम करना। बिल्कुल। वहां की स्थानीय पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स के साथ भी तालमेल बिठाना होता है। एक आईपीएस अधिकारी अपने करियर में राज्यों के पुलिस थानों से लेकर खुफिया एजेंसियों तक का अनुभव लेकर आता है। मैं समझ रहा हूं। तो सरकार का तर्क यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस व्यापक नेटवर्क में तालमेल बिठाने के लिए वो अनुभव और वो ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है जो एक आईपीएस अधिकारी के पास पहले से होती है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी अगर हम देखें तो एक तरफ जमीनी अनुभव और बल के प्रति वफादारी है और दूसरी तरफ एक व्यापक प्रशासनिक और खुफिया नेटवर्क का अनुभव है। हाँ, यही वो मुख्य टकराव है। और इन्हीं दो नजरियों का सीधा टकराव हमें बुधवार को राज्यसभा में देखने को मिला। जब ये बिल संसद में आया तो ये सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं रही। विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत आक्रामकता से उठाया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने जो तर्क दिया वो सीधे जमीनी हकीकत पर चोट करता था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट किया कि एक ही दर्जे पर होने के बावजूद एक आईपीएस अधिकारी की आरामदायक पोस्टिंग और एक सीएपीएफ अधिकारी की जो खतरनाक ड्यूटी होती है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये तो सच है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो लोग इतने मुश्किल हालात झेलते हैं उन्हें तरक्की से क्यों रोका जाए। गोखले का तर्क दरअसल उस दर्द को आवाज दे रहा था जो सीएपीएफ कैडर के भीतर महसूस किया जाता है। और इसके तुरंत बाद शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बहस को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। हाँ, उनका बयान भी काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत ही प्रासंगिक बात कही कि इस बिल ने व्यवस्था को सीएपीएफ बनाम आईपीएस की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। और ये किसी भी सुरक्षा ढांचे के लिए अच्छा नहीं है। एकदम सही। किसी भी सुरक्षा ढांचे के 2 प्रमुख अंगों का आपस में टकराना एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा कानूनी पेच भी सामने रखा जिसने इस बहस में आग में घी का काम किया। कौन सा पेच? आप उस सुप्रीम कोर्ट वाले आदेश की बात कर रही हैं? जी हाँ, उन्होंने याद दिलाया कि 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश आया था जिसमें ये निर्देश दिया गया था कि सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब कोर्ट ने कहा था कि आईपीएस का दखल कम हो। हाँ, ताकि बल के अपने अधिकारियों को कमान संभालने का मौका मिले। तो चतुर्वेदी का सीधा आरोप था कि ये नया बिल सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना कर रहा है। तो ये मामला सिर्फ प्रशासन का नहीं बल्कि कानूनी भी हो गया है। और शायद इसी कानूनी और प्रशासनिक उलझन को देखते हुए ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हस्तक्षेप किया था। उनका स्टैंड क्या था? और उनका स्टैंड बिल्कुल साफ था कि देखिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये लाखों जवानों के भविष्य का सवाल है। इसलिए इस बिल को जल्दबाजी में पास करने के बजाय एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। एक बहुत ही जायज मांग थी। और उन्होंने एक बहुत बुनियादी लोकतांत्रिक सवाल भी उठाया। उन्होंने पूछा कि जिन जवानों और अफसरों पर इस बिल का सबसे ज्यादा असर होने वाला है, क्या सरकार ने उनसे कोई चर्चा की? क्या उनका नजरिया जानने की कोशिश की गई? और जब सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो क्या हुआ? तो विपक्ष का पूरा धड़ा विरोध दर्ज कराते हुए सदन से वॉकआउट कर गया।
लेकिन यहाँ ना वॉकआउट के बाद की तस्वीर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मतलब विपक्ष के चले जाने के बावजूद सरकार ने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी और उनके तर्कों में एक स्पष्ट नीतिगत दृष्टि दिखाई दी। सरकार का क्या कहना था? 25 मार्च को जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये बिल पेश किया था ना, तो उन्होंने इसके पीछे की पूरी रूपरेखा समझाई थी। सरकार का मुख्य तर्क यही है कि ये बिल दरअसल सीएपीएफ अधिकारियों की राह के सबसे बड़े रोड़ों को हटा रहा है। हाँ, सरकार का जोर इस बात पर है कि अब तक जो जवान और अधिकारी सिस्टम की कमियों की वजह से सालों तक प्रमोशन का इंतजार करते थे, उनके लिए अब तय समय सीमा में तरक्की सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, और पोस्टिंग के नियम भी पारदर्शी होंगे। जी। और सदन के नेता जेपी नड्डा ने तो विपक्ष के वॉकआउट को आड़े हाथों लेते हुए यहां तक कह दिया कि विपक्ष असल मुद्दों पर बहस करने से भागता है और संसदीय परंपराओं का सम्मान नहीं करता। राजनीति तो होगी ऐसे मुद्दों पर। हाँ, पर इस पूरी बहस में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा बीजेपी सांसद अजीत गोपछड़े के एक बयान ने। उन्होंने कहा कि पहले जवान सिस्टम से लड़ते थे, अब सिस्टम जवानों के लिए लड़ रहा है। अरे वाह, ये तो काफी भारी बयान है। उनका दावा है कि पिछली कई सरकारें ना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इस एकीकरण को लागू नहीं कर पाईं, और जो काम कोई नहीं कर पाया वो मौजूदा सरकार ने कर दिखाया है। तो अगर हम इस पूरी संसदीय बहस का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक विभाजन दिखाई देता है। वो कैसे? देखिए, सरकार के लिए ये दक्षता, एकरूपता और प्रशासनिक सफाई का मामला है। उनका मानना है कि एक विशाल सुरक्षा तंत्र बिना किसी मजबूत और एकीकृत कानून के नहीं चल सकता। और विपक्ष के लिए? वहीं विपक्ष के लिए ये न्याय, सम्मान और मनोबल का मुद्दा है। वो मानते हैं कि प्रशासनिक दक्षता के नाम पर आप उन अधिकारियों के करियर की हत्या नहीं कर सकते जो सरहदों पर अपना खून बहाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सब का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि अब ये एक बहुत ही बड़े संवैधानिक और कानूनी युद्ध का रूप ले चुका है, और यहीं से मामले में एक नया मोड़ आता है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश वाला मुद्दा में एक बहुत ही खास और शक्तिशाली क्लॉज डाला गया है। अच्छा, वो क्लॉज क्या कहता है? ये क्लॉज कहता है कि अगर इस नए कानून और किसी भी पुराने कानून या किसी अदालती आदेश के बीच कोई टकराव होता है, तो हर हाल में सिर्फ ये नया कानून ही मान्य होगा। ओ, मतलब पुराने आदेश रद्द। हाँ, अगर मैं इसे एक ताश के खेल से जोड़कर देखूं ना, तो ये ऐसा है जैसे खेल चल रहा है, नियम सबको पता है, लेकिन अचानक से एक खिलाड़ी मेज पर एक ऐसा ट्रम्प कार्ड फेंक देता है जो पुराने सारे नियमों और सारे दांव पैचों को एक झटके में शून्य कर देता है। ये ट्रम्प कार्ड वाली बात बिल्कुल सटीक है, और ये ना हमें भारतीय संविधान के सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे की कार्यप्रणाली को समझने का मौका देती है। वो कैसे? मतलब अदालत और संसद की शक्तियों की बात कर रही हैं आप? मौजूद कानूनों और नियमों की व्याख्या करते हुए दिया था। अदालत का काम कानून बनाना नहीं है। हाँ, उनका काम तो बस ये देखना है कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। सही कहा। तो फिर एक सवाल उठता है, संसद ने अदालत के इस फैसले को कैसे पलट दिया? मतलब क्या संसद सीधे अदालत को मना कर सकती है कि हम आपका आदेश नहीं मानेंगे? नहीं, संसद सीधे अदालत को ये नहीं कह सकती कि आपका फैसला गलत है, लेकिन संसद के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो उस कानूनी आधार को ही बदल सकती है जिस पर अदालत का वो फैसला टिका था। अच्छा, मतलब जमीन ही बदल दी? बिल्कुल। इसे न्याय शास्त्र की भाषा में लेजिस्लेटिव ओवरराइड या विधायिका द्वारा पुराने आधार को निष्प्रभावी करना कहते हैं। सरकार ने इस बिल में ये विशिष्ट प्रावधान डालकर यही किया है। उन्होंने वो जमीनी खिसका दी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का 2025 का आदेश खड़ा था। तो अब जब आधार ही नया हो गया है, तो पुराना अदालती आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाता है। एकदम सही पकड़े आप। और विपक्ष का सबसे बड़ा एतराज इसी बात पर है कि सरकार विधायिका की ताकत का इस्तेमाल करके न्यायपालिका के प्रभाव को खत्म कर रही है। ये तो वास्तव में एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है, मतलब जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी है। अब कोई भी अधिकारी पुरानी कानूनी व्यवस्था का हवाला देकर इस नए ढांचे को चुनौती दे ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब इन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने इस विस्तार से की गई चर्चा में देखा कि कैसे भारत के 5 सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों को एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन बिल के तहत लाया गया है। हमने ये भी समझा कि क्यों सरकार को इन अलग अलग नियम पुस्तिकाओं को एक करने की जरूरत महसूस हुई और कैसे इससे प्रशासन में तेजी आने की उम्मीद है।